हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो डीएसओ का पेपर लिया गया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये पेपर आने वाले जो एग्ज़ाम है बीएसएससी, बीएसओ और एसएसओ उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम है और ये ब्लॉक लेवल का स्टैटिस्टिकल लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए बी और के की माँ है, डी ए का पति है, ई डी के भाई का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका। मैं जो तरीका यूज करता हूँ उसे मैं एक शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। सर्कल का मतलब होता है फीमेल, फीमेल मतलब महिला या स्त्री। स्क्वायर का मतलब होता है मेल, पुरुष। इसका मतलब होता है मैरिड कपल यानी कि विवाहित युग्म। ये एक लाइन का मतलब होता है सिबलिंग्स यानी भाई बहन। और खड़ी वाली लाइन का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ ए जनरेशन, एक जेनरेशन का गैप। तो शुरू करते हैं। ए बी और के की माँ है। माँ है तो महिला है, यानी कि ए यहाँ पे होगी सर्किल में एक। ये किसकी माँ है? बी और के की। तो बी भी बी है और ये के है। बी और के आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। अब कौन भाई है कौन बहन है ये नहीं पता है। डी ए का पति है, यानी डी का विवाह हुआ है ए से, पति है तो स्क्वायर में रखेंगे मेल। ई डी के भाई का पुत्र है। ई डी के भाई का, मान लेते हैं यहाँ पे डी का कोई भाई है, उसका पुत्र है ई। ए का ई से क्या संबंध है? बोल रहा है ए जो है इसका ई से क्या संबंध है। तो ये इसके पापा के भाई की पत्नी होगी, यानी कि ये चाची होगी। तो पहला का आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 6 और 7 को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 42। 8 को जोड़ देते हैं और 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 54, इसके बराबर। उसी तरीके से 8 और 4 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 32, और 32 में जोड़ेंगे 12 प्लस 7 तो ये होगा 32 12 44 प्लस 7 51, तो ये इसके बराबर आ गया। उसी तरह क्या करेंगे, 9 प्लस 5 का गुणा करेंगे तो होगा 45, 45 में जोड़ेंगे 14 और 14 में जोड़ेंगे फिर 9, तो ये हो जाएगा 9 4 13 5 18 का 88 लिख 4 1 5 1 6, यानी कि यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा 68, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या पर विचार करें, हमें n के इकाई स्थान पर क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को उठाते हैं। 6374 का पावर दिया है 1793। इसमें क्या याद रखना है कि जब भी 4 का पावर n करेंगे तो जो इसका जो इकाई अंक आएगा वो 6 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, यानी चक्र जो साइकिल का लंबाई है कितना है? 2 है। हर दो के पावर के बाद ये बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1793 में 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर शेषफल मिलेगा 1, यानी 4 का पावर 1 यानी कि 4, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। इकाई अंक किसका आ गया? 4। अब इसका देखते हैं 625 का। 625 का पावर 317, तो 5 का पावर n। हम जो भी करेंगे पावर n का मान कुछ भी रखेंगे ये हमेशा एक ही आएगा, 5 ही आएगा। 5 का पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, यानी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। यानी कि इसका हमें इकाई अंक क्या मिल गया? 5। 5 का अगर पावर करेंगे 317 तो ये इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। अब देखते हैं 313 का। 313 का पावर दिया है 49, तो 3 का पावर n। इसका पैटर्न क्या होगा? अगर n का मान 1 रखेंगे तो ये 3 होगा इकाई अंक, n का मान 2 रखेंगे तो 9 होगा,
n का मान 3 रखेंगे तो 27 7 इकाई अंक होगा, और n का मान 4 रखेंगे तो 1 होगा, और n का मान 5 रखेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। यानी कि साइकिल कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। यानी हर 4 बार पावर करने के बाद जो 5वां नंबर आएगा वो यूनिट डिजिट 3 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 49 में 4 से भाग दे देंगे, तो बार चौक 48 1, यानी कि 313 का पावर 1, यानी कि 3 का पावर 1, यानी कि 3 हमारा क्या हो गया? इकाई अंक मिल गया, यूनिट डिजिट मिल गया हमें 3। अब क्या करना है, सबको गुणा करना है। तो n का यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा? 4 गुने 5, यहाँ पे हमें मिला है 4, यहाँ पे मिला है 5, और यहाँ पे 3, 5 के 20, 20 3 60, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा? 0 होगा। तो ऑप्शन कितना हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें जो पैटर्न दिया वो ये है कि 54 में से 40 को माइनस कीजिए और जो बचेगा उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 14 गुने 4 यानी कि 56। हमारा क्या आ गया? 56 यहाँ पे आ गया है। उसी तरह इसका देखिए, 68 में से 57 को माइनस करेंगे, फिर गुने 4 करेंगे तो ये होगा 11 गुने 4 यानी कि 44, यहाँ पे 44 आ गया। उसी तरह 47 में से 39 को माइनस करेंगे और 4 से गुणा करेंगे तो ये 47 में से 39 गया तो बचेगा 8 गुने 4 यानी कि 32। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 32 आएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी और सरिता ने एक स्थान एक से यात्रा शुरू की। रानी पश्चिम की ओर गई और सरिता उत्तर की ओर गई। दोनों एक ही गति से यात्रा कर रही थी। कुछ समय बाद दोनों अपने बाएं मुड़कर कुछ कदम चले। यदि वे फिर अपने बाएं मुड़ती है तो रानी और सरिता के चेहरे एक्स के सापेक्ष किस दिशा में होंगे? तो इसमें एक सबसे पहले क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन। ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमें पता चल गया कौन किधर किस दिशा में है। अब यहाँ पे हम एक प्लेस बना लेते हैं जिसका मार्क है एक्स, और ये हमारा हो गया। इसको क्वाड्रेंट में बांट लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी होगा कौन किस दिशा में जा रहा है। अब बोल रहा है कि रानी पश्चिम की ओर गई, यानी वेस्ट इधर है, तो रानी किधर गई है? इधर गई है पश्चिम की ओर, और सरिता उत्तर की ओर गई है। सरिता इधर गई है उत्तर की ओर। ये रानी है और ये सरिता। दोनों एक ही गति से यात्रा कर रही थी, यानी दोनों समान डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। कुछ समय बाद दोनों अपने बाएं मुड़कर कुछ कदम चले। बाएं मुड़कर, तो सरिता का बाएं किधर होगा? इधर होगा, और इसका रानी का बाएं किधर होगा? इधर होगा। सॉरी, रानी का बाएं इस साइड होगा। रानी का बाएं इस साइड होगा। यदि वे फिर अपने बाईं ओर मुड़ती हैं तो रानी और सरिता के चेहरे एक्स के सापेक्ष किस दिशा में होंगे? यहाँ पे आने के बाद सरिता फिर से बाईं मुड़ती है तो किधर आएगी? इधर आएगी। और यहाँ पे आने के बाद रानी फिर से बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि ये इधर की तरफ जाएगी। तो सरिता का मुख इधर है और रानी का मुख इधर है, तो हमें बताना है एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष सरिता का मुख किधर है? तो देखिए इसका मुख दक्षिण की ओर है। अगर इस लाइन को अगर यहाँ पे ला के ड्रॉ करेंगे तो सरिता का जो मुख होगा दक्षिण की ओर होगा। उसी तरह रानी का जो मुख होगा वो किधर है? अगर इस लाइन को आप यहाँ पे ला के ड्रॉ करेंगे तो ये पूरब की ओर होगा। ये पूरब की ओर देख रही है और ये सरिता दक्षिण की ओर देख रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? रानी के लिए पूरब और सविता के लिए दक्षिण। तो 5 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों 1 2 3 4 5 में से अंकों की पुनरावृत्ति के बिना 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इस तरह के प्रश्न के लिए क्या करेंगे, हमें 2 अंक की संख्या बनानी है तो 2 बॉक्स बना लेंगे। पहले बॉक्स में कितनी संख्याएं भरी जा सकती हैं? 5 संख्याएं, 5 तरीके से। दूसरे बॉक्स में कितने तरीके से भरी जा सकती हैं? 4 तरीके से। क्यों? क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं करनी है। अगर हम इसको भी 5 लिख देते तो संख्याएं क्या होती? दोहराने लगती, पुनरावृत्त होने लगता। तो ये हो गया 5 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे जो कुल अंक है वो है 5, n बराबर 5, और r संख्या में अंक है कितना? 2। तो क्या होगा? परमुटेशन कम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा है तो 5p2 यानी कि 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल
बटे में 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो जो पैटर्न है वो ये है कि जो सामने वाला अल्प विराम से अलग किया गया संख्या है वो इसके बराबर, इसके योगफल के बराबर है। तो 3 + 4 कितना होगा, 7 के बराबर होगा। 2 + 6 कितना होगा, 8 के बराबर होगा, इसके विपरीत। उसी तरह 1 और 2 का योगफल 3 के बराबर होगा। 3 और 2 का योगफल किसके, 5 के बराबर होगा। 1 + 5 का योगफल 6 के बराबर होगा। उसी तरह 2 + 7 का योगफल कितना होगा, यहाँ पे 9 के बराबर होगा। तो आंसर हमारा कितना होगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ गुणा है और भागा का अर्थ घटाना है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो एग्जाम में हमें सारा ऑप्शन चेक करना होगा, तो ऊपर से हमेशा शुरू करें। इस केस में ऑप्शन बी आना चाहिए। इसको करके देखते हैं। हमें क्या करना है, प्लस का अर्थ भाग है 46, यहाँ पे माइनस है, माइनस का अर्थ क्या दिया है, गुणा, तो गुणे 6, प्लस का अर्थ भाग 4, फिर गुणा है, गुणे का अर्थ है जोड़, +5 और यहाँ पे भाग है, भाग का अर्थ है घटाना 3। तो ये कितना हो जाएगा, 46 × 6 बटे में 4 +5 में से 3 गया 2, 2 दूनी के 4, 2 तियाँ 6, 23 दूनी 46। तो ये 23 तियाँ 69 + 2 71, यानी ये इसके बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी किस में आ रहा है, डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों का एक समूह एक अष्टकोण के कोने पर एक एक करके बैठा है, सभी का मुख केंद्र की ओर है। तो इस केस में पहले अष्टकोण बना लेते हैं। ये अष्टकोण हो गया, सभी का मुख केंद्र की ओर है। महिमा रमा के तिरछे विपरीत बैठी है। यहाँ पे मान लेते हैं महिमा है, ये रमा के तिरछे विपरीत बैठी है, तो यहाँ पे रमा होगी। फिर बोल रहा है जो सुषमा की दाई ओर है, कौन, जो रमा, रमा सुषमा की दाई ओर, तो यहाँ पे सुषमा होगी, ताकि इसके दाई ओर क्या हो जाएगी, रमा। इस सूचना के अनुसार रवि सुषमा के बगल में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा। और गिरधर के विपरीत है, तो इसका विपरीत कौन सा होगा, ये होगा, तो यहाँ पे हो गया गिरधर। जो चंद्र के बाईं ओर है, तो चंद्रा किधर आएगी, चंद्रा के बाईं ओर है, तो चंद्रा यहाँ पे होनी चाहिए, तभी इसके बाईं ओर गिरधर आएगा। सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं है, बल्कि शालिनी के विपरीत है, तो सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं है, यहाँ पे सावित्री नहीं है, सावित्री यहाँ पे होगी फिर। और ये किसके विपरीत है, शालिनी के, तो शालिनी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए। तो 8 लोग बैठ गए। शालिनी के दाईं ओर कौन है, बायां ये है, दायां ये है, तो दाईं ओर रवि है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शब्द हिप्नोवाडियाज्म के पहले 4 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं, पहले 4 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखना है, यानी कि PPIH लिख दिया हमने। उसके बाद बोल रहा है अगले 5 अक्षर बिना क्रम बदले लिखे जाएं। अगले 5 अक्षर कौन, 1 2 3 4 5, बिना बदले लिखना है इसको, NOWAD लिख दिया। अब बोल रहा है फिर शेष अक्षर फिर से उल्टे क्रम में लिखे जाएं, तो जो शेष अक्षर कौन है, IASM, तो इसको उल्टा लिखेंगे तो कितना होगा, MSAI। इस प्रकार परिवर्तन करने के बाद कौन सा बोल रहा है कि, तो कौन सा अक्षर शब्द के मध्य में होगा, तो हम सबको अलाइन करके लिख देते हैं, PPIH NOWAD MSAI। मध्य में कौन होगा, 4 2 6 3 9 9 4 13 है, तो यानी कि बीच वाला जो वर्ड होगा वो होगा 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि W। तो हमारा आंसर क्या होगा, W होगा मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है, तो इसका आंसर होगा नेपाल से। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है लगभग 28.25% के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
पहला है 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, ये बिल्कुल सही है। 97% घरों में बिजली है, ये भी सही है। 96% घरों में बैंक या डाकघर खाता है, ये भी सही है। 83% घरों में शौचालय की सुविधा है, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, यानी कि इसमें से क्या है, सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि महासागरों, समुद्रों, तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को हम ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? तो ये लगभग 36 द्वीप इसमें शामिल हैं। 36 द्वीपों में से केवल 10 बसे हुए हैं और बाकी निर्जन है, जिसमें छोटे द्वीप, प्रवाल भित्तियाँ और चट्टान शामिल है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाली पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा फेनी नदी पर। मैत्री सेतु त्रिपुरा भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाला एक पुल है जो फेनी नदी पर बना है। फेनी नदी एक सीमा पार नदी है जो भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच बहती है। इसका निर्माण 2020 में पूरा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को इसका उद्घाटन किया था। यह पुल 1.9 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। क्वाड में कौन कौन आते हैं? भारत आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद जापान आता है, उसके बाद यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। टोटल 4 देश आते हैं। इसका गठन 2007 में शुरू हुआ था और बाद में 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इसे पुनर्जीवित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम क्वाड का सदस्य नहीं है क्योंकि ये मुख्य रूप से नाटो और अन्य यूरोपीय या ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा व्यवस्थाओं के भीतर अपने गठबंधों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत क्यों मायने रखता है, अर्थात वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सदातंसिक भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ था? इसका आंसर होगा सऊदी अरब के बीच हुआ था। यह अभ्यास आतंक विरोधी अभियान और सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाने पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में किया जाता है? इसका आंसर होगा रेडियम। रेडियम एक रेडियोधर्मी तत्व है और रेयर अर्थ मेटल के समूह से संबंधित नहीं है। रेयर अर्थ मेटल में मुख्य रूप से लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व शामिल है, साथ ही स्कैंडियम, इट्रियम जो समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें भी इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। वंडर ड्रग को हम आश्चर्यजनक दवा हिंदी में बोलते हैं ओजेम्पिक, इसका निर्माता जो है डेनमार्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुके सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तो इसका आंसर होगा डिंग लीरेन को। डी गुकेश ने दिसंबर 2024 में डिंग लीरेन को हराकर सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच लाहौर में हस्ताक्षरित की गई थी। तो ये गलत है। क्योंकि यह संधि लाहौर में नहीं कराची में हस्ताक्षरित हुई थी और इस पर जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान, न कि फील्ड मार्शल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। दूसरा है, इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु, झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी थी। तो ये सही है। अस्थाई सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान के एक आयुक्त होंगे, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन के हिस्सा थे? तो इसका आंसर होगा पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड और हंगरी। इसमें नॉर्वे के नहीं थे। इसमें टोटल 4 थे, भारत, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी। तो आंसर होगा 1, 3 और 4।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या क्या है? तो इसका आंसर होगा आदित्य L1। आदित्य L1 इसरो का पहला सौर मिशन है जो सूर्य और उसकी विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। यहाँ पे L1 का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट 1। तो इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां NAM शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? NAM का फुल फॉर्म क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसका जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो युगांडा में किया गया था। कब हुआ था? जुलाई 2023 में ये शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका थीम था वैश्विक शांति और विकास के लिए गहरा सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फिलिस्तीन में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने फिलिस्तीन में अपने कार्यों को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजरायल के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है भारत का निकासी अभियान और संबद्ध देश। तो ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन गंगा संबंधित है यूक्रेन से, ए का 4। उसके बाद ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? तो ये है सूडान से। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? तो ये है इजराइल से। और ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? तो ये है अफगानिस्तान से। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला होगा AgI, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो इसका आंसर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल ने आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। उन्हीं को व्यापक रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी? तो इसका आंसर होगा कोको गॉफ। कोको गॉफ संयुक्त राज्य अमेरिका की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 2025 में फ्रेंच ओपन में महिला एकल खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? तो पहला है मोल्दोवा, बिल्कुल ये साझा करता है। दूसरा है बेलारूस, ये भी साझा करता है। तीसरा रोमानिया, चौथा स्लोवाकिया। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस किस खिलाड़ी के बीच स्थित है? यह अभी फिलहाल में बहुत चर्चा में भी है, ईरान और इजराइल और अमेरिका के युद्ध की वजह से। इसका आंसर होगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। तो 1 और 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य एक संकरा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी, जिसे गल्फ ऑफ पर्सिया भी बोलते हैं, और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। यहाँ पे लगभग 20% विश्व का 20% पेट्रोलियम का परिवहन यहाँ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की? इसका आंसर होगा माली और बुर्किना फासो। 3 और 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या है? तो बाल लिंगानुपात है 919। ये ध्यान रखना है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है यानी कि बाल लिंगानुपात है वो 0 से 6 वर्ग के आयु वर्ग के बच्चों का ही निकाला जाता है। तो ये 919 है। और हरियाणा में सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ये है 834। और मिज़ोरम में 971 सबसे अधिक है। तो ये है हरियाणा का और ये है मिज़ोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सीमा चिन्ह और किस लिए प्रसिद्ध है? पहला है दिल्ली मेट्रो, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो। तो ये गलत है, क्योंकि जो पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो थी वो थी कोच्चि मेट्रो, ना कि दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में बाद में
ये हुआ है। दिल्ली मेट्रो ने बाद में ड्राइवर रहित संचालन शुरू किया है, लेकिन उसके पहले कोच्चि शुरू कर चुका था। तो ये युग्म गलत है। दूसरा है बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक केबल स्टेड ब्रिज है। एकता की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये भी सही है। तो क्या इसमें से आंसर क्या होगा? केवल 2 युग्म ही सही है। तीसरा ये पहला वाला जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा सेंटर मुख्य रूप से कार्य करता है। ये क्या कार्य करता है? इसका काम है डेटा भंडारण करना और प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो पहला है नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करना, ये भी सही है। असमानता को कम करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। एल रूट सर्वरों में से एक है जो डोमेन नेम सिस्टम के कामकाज को सपोर्ट करता है। यह विदेशों में स्थित सर्वरों पर निर्भरता को कम करके इंटरनेट की गति और विश्वसनीयता में सुधार लाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा परिवहन अवसंरचना। परिवहन अवसंरचना एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र की आधारशिला है, क्योंकि ये क्षेत्रों में माल और कच्चे माल की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित अवसंरचना की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सतत शहरी विकास। सतत शहरी विकास या हरित अवसंरचना की अवधारणा से संबंधित है। हरित अवसंरचना की अवधारणा प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक क्षेत्रों के एक रणनीतिक रूप से नियोजित नेटवर्क को संदर्भित करती है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय क्या है? क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य है स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा लोक निर्माण यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? तो इसका आंसर होगा 8%। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी कब से कब? 2002 से 2007 तक चली थी ये, और जो लक्षित विकास दर था 8% निर्धारित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? निर्धनता में कमी, रोजगार सृजन और अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? तो पहला तेजी से विकास, ये बिल्कुल उसका लक्ष्य था। समावेशी विकास, ये भी उसका लक्ष्य था। और संपोषणीय विकास, ये भी उसका लक्ष्य था। सी उसका लक्ष्य नहीं था। 2015 तक शून्य राजकोषीय घाटा उसका लक्ष्य नहीं था। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धनता में कमी, रोजगार के अवसर सृजन, स्वास्थ्य में सुधार और पर्यावरणीय स्थिरता। जो मेन फोकस था वो था तीव्र, समावेशी और सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदु लक्ष्यों पर विचार किया। पहला है करना क्या है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है, हमें क्रम में सजाना है। बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर तेजी से औद्योगिकरण, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद होगा विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ बनाकर गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास करना, ये दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे लिंग असमानता में कमी के साथ तीव्र और समावेशी विकास करना, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो 1 4 2 3 हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य हैं? पहला ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना, बिल्कुल ये नीति आयोग का काम है। कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी नीति आयोग का काम है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडल के साथ साझेदारी, ये भी इसका काम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नीति आयोग 1 जनवरी 2018 में स्थापित हुआ था, तो ये गलत है। ये 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था, न कि 2018 में। इसने योजना आयोग की स्थान लिया था। दूसरा है, यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन था, तो ये बिल्कुल सही है। उसी को हटा करके नीति आयोग लाया गया था। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा इंग्लिश में है, और फुल हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, तो ये भी सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष पहले भारत का प्रधानमंत्री था, तो वही अभी भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो 2, 3 एवं 4 इसका आंसर सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? इसका आंसर होगा 25%। बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए अधिकतम पूंजीगत सब्सिडी जो है वो 25% है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला अभिकथन दिया है, बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, तो बिल्कुल ये सही बात है। कारण दिया है, बुनियादी ढांचों का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, तो ये भी इसका सही व्याख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही कारण है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया, ये क्या किया था? तो बिहार की पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी डीपी धर ने तैयार किया था। डीपी धर एक प्रमुख भारतीय राजनयिक और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1970 के दशक के दौरान भारत की आर्थिक योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार पंचवर्षीय योजना उन्हीं के मार्गदर्शन में शुरू हुई थी, 1974 से 1979 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुई बिहार जो बिहार में है जाना जाता है अपनी किस चीज़ के लिए? तो ये स्वर्ण भंडार के, सोने के भंडार के लिए जाना जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इसे पहचाना गया है। लगभग यहाँ पे 4.4 करोड़ टन स्वर्ण अयस्क की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर शहर विशेष रूप से जाना जाता है अपने किस चीज़ के लिए? तो ये टसर सिल्क के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन दिया है, नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, तो बिल्कुल ये सही है। यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर एक कदम को दर्शाता है, तो ये भी बिल्कुल इसका सही व्याख्या है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए को सही विश्लेषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य हैं, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है, इसकी 3 शाखाएं हैं, 3 विशेष विंग हैं, ये भी सही है। नीति आयोग को 7 स्तंभ के उद्देश्यों के आधार पर संरचित किया गया है, जिनका उद्देश्य है शासन और विकास को बढ़ाना है। इनमें प्रौद्योगिकी, नीति साझेदारी और बहुत कुछ शामिल है। संगठन को 3 विशेष शाखाओं में, जैसे कि अनुसंधान शाखा, परामर्श शाखा और टीम इंडिया शाखा में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर होगा अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर और विजय लक्ष्मी पंडित, ये तीनों संविधान सभा की सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, यह आया था 1957 में। इसने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर सिफारिश की थी। उसके बाद अशोक मेहता समिति आया था 1977 में। इस समिति का गठन मौजूदा पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए किया गया था, और इसमें 3 स्तरीय बजाय 2 स्तरीय संरचना, जिला परिषद और मंडल पंचायत का सुझाव दिया गया था। उसके बाद GV राव समिति आया था 1985 में, और थुंगन समिति आया था 1988 में। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और फिर 4। 1 3 2 4, 1 3 2 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? तो इसका आंसर होगा
371 सी में। 371 डी में किसके बारे में है? इसमें है आंध्र प्रदेश राज्य के से संबंधित है। 371 ए किसके बारे में है? इसमें नागालैंड से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद 371 बी किससे संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की अनुमान समिति एस्टिमेट कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे प्राक्कलन समिति भी कहते हैं हिंदी में। अनुमान समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये भी सही है। इसमें कोई भी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसमें सिर्फ 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है, तो बिल्कुल यह अन्य देशों की संसदीय प्रणालियों में नहीं पाया जाता है और भारत के लिए यूनिक है, अद्वितीय है, तो ये सही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लिखित नहीं है, तो ये गलत है। ये नियमावली में उल्लेख किया गया है इसका, तो इसका आंसर होगा केवल 2 सही है, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत किसे कहते हैं? तो प्रभावी बहुमत का अर्थ होता है रिक्तियों को छोड़कर, रिक्ति मतलब वैकेंसी, जो लोग नहीं आए हैं उन्हीं सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत। उदाहरण के लिए लोकसभा के संदर्भ में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543। लेकिन यदि रिक्तियां हैं तो प्रभावी बहुमत की गणना शेष सदस्यों के आधार पर की जाती है, तो आंसर हो जाएगा प्रभावी बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है? तो इन चारों में से हमें चूज करना है कि सबसे नीचे कौन आता है। तो सबसे पहले आते हैं, तो जो पहले नंबर पे आते हैं वो है राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो है प्रधानमंत्री। तीसरे नंबर पे आते हैं उप प्रधानमंत्री। चौथे नंबर पे आते हैं बिहार किसी राज्य के राज्यपाल। 5वें नंबर पे पूर्व उपराष्ट्रपति और 6ठे नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सबसे नीचे कौन आएगा इस ऑप्शन में? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुने गए थे। वे 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 231 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 उसमें ये दिया गया है और उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 में इस बात का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया था। इसके बजाय यह मूल रूप से भारत के संविधान 1950 का ये हिस्सा था पहले से ही। बाद में चीज़ें जो जोड़ी गई हैं वो है 39A, 43A और 39। 39 में संशोधन बाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है? तो ये होगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? तो वाणिज्य मंत्रालय था CH भाभा के पास। इनका पूरा नाम था चुन्नीलाल हरगोविंद दास भाभा और वे अपने समय के एक प्रमुख उद्योगपति और राजनेता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर होगा VT कृष्णमाचारी। VT कृष्णमाचारी संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाकी के जो सदस्य थे वो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी अयंगर और सैयद मोहम्मद सादतुल्लाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीकी संविधान से ये ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करना है हमें। तो देखिए, कैम्पबेल आयोग जो था ये गठित हुआ था 1866 से 67 के बीच। यह उड़ीसा अकाल के बाद गठित सबसे पहला अकाल आयोग था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हताहत हुए थे। उसके बाद स्ट्रेची आयोग आया था 1880 में। 1876 से 78 के महान अकाल के बाद इसे गठित किया गया था। इसी ने अकाल संहिता का विकास पर जोर दिया था। उसके बाद लायल आयोग 1898 में आया था। उसके बाद आया था मैकडोनल्ड आयोग 1901 में। तो आंसर क्या होगा? डी, बी और सी ए। डी, बी, सी एंड ए। डी, बी, सी एंड ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागा जतीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भागा जतीन या भगा जतीन? तो ये होगा, वे युगांतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसे लागू किया गया था 1793 में। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर यानी सेंधो नून मतलब नमक के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? तो इसका आंसर होगा बिहार। चिली साल्ट पीटर जिसे सोरा भी कहते हैं, तो बिहार महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन था? तो ये तो सबको पता होगा, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1868 में इस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था? इसका आंसर होगा बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। मूल शंकर असली नाम, लोकप्रिय नाम कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती मूलशंकर इनका असली नाम था। नरेंद्र नाथ दत्त ये स्वामी विवेकानंद का नाम था। गदाधर चट्टोपाध्याय ये किसका नाम था? ये रामकृष्ण परमहंस का नाम था। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल ये नाम था भगिनी निवेदिता का। तो आंसर क्या होगा? A3 B4 C1 D2। A3 B4 C1 D2 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मार्ले मिंटो सुधारों पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, 1882 की हंटर आयोग रिपोर्ट ने लड़कों की तुलना में लड़की स्कूल के लिए अधिक उदार अनुदान सहायता और लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और पुरस्कार सिफारिश की। तो ये सही है। धोंडो केशव कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। ये गलत है, बिल्कुल उल्टा है उसका। बाकी ये तीनों भी सही है। तो सत्य नहीं हमें चुनना था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी? तो इसका आंसर होगा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में औपचारिक रूप से इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह से प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलनों में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है कौन कौन से कथन सत्य है। पहला है, डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने और गोदाम स्थापित किए। तो ये गलत है, क्योंकि डचों ने भारत में अपने कारखाने और गोदाम स्थापित किए, लेकिन विशेष रूप से गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर नहीं। वे मुख्य रूप से स्थानीय शासकों के साथ व्यापार समझौते के आधार पर कोरोमंडल तट और अन्य क्षेत्रों में संचालित होते थे।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया, तो ये बिल्कुल सही है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क एक पुर्तगाली सेनापति और राजनेता था जिसने 1510 में बीजापुर सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया था। तीसरा है, विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया, तो ये भी सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से लीज पर ली गई भूमि पर मद्रास में कारखाना स्थापित किया था 1639 में। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें बताना है कौन से सही है। यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इसकी वकालत की थी, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा है, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली गर्मपंथी शाखा का समर्थन प्राप्त था, तो ये गलत है क्योंकि बाल गंगाधर तिलक और उग्रवादी गुट ने इसका समर्थन करने के बजाय इसका विरोध किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह ने 1928 से 29 के दौरान बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार? इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर होगा मोतिहारी में। 1928 में मोतिहारी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने जब 1202 से 3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहाँ के शासक राजा नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम था? तो उन्होंने कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? हमें सही मेल नहीं है ढूंढना है। खुदाई खिदमतगार, तो ये अब खान अब्दुल गफ्फार खान, ये बिल्कुल सही है। कृषक प्रजा पार्टी, ये अब्दुल हक, ये गलत है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये भी सही मेल खाता है। और खाकसार पार्टी अल्लामा मशरिकी, ये भी सही है। कृषक प्रजा पार्टी की जो स्थापना की थी वो थे A.K. फजलुल हक, 1936 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो इसका आंसर होगा R.C. दत्त, यानी कि रोमेश चंद्र दत्त इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया था? तो इसका आंसर होगा हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र ने बंगाल में नील विद्रोह, जो कि 1859 से 60 के बीच हुआ था, के दौरान नील उत्पादकों के कारण का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बलबन से कौन संबंधित नहीं है? तो मामलुक वंश, बलबन उसी वंश से था, ये सही है, संबंधित है उससे। पूंजी का हस्तांतरण, ये उससे संबंधित नहीं है। चहलगानी तुर्क, ये संबंधित है। रक्त और लौह नीति बलबन ने ही लागू किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था? तो इसका आंसर होगा मीर समन या मीर समान। मीर समन मुगल काल के दौरान शाही परिवार को सामान और राशन की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार एक अधिकारी था। वही शाही भंडारों का प्रबंधन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल ये गलत है, मतलब उन्हें हस्तांतरित किया जा सकता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उन्हें सशर्त या मशरूत मनसब दिया जा सकता था, ये भी सही है। उन्हें नकद के साथ साथ जागीरें भी दी जाती थी, ये भी सही है। उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, शेर शाह के साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया गया था। चीफ सिकदार कानून और व्यवस्था और चीफ मुंसिफ जो कि जज था। प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2 प्रभारी अधिकारी थे, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्रत्येक सरकार को कई परगनों में विभाजित किया गया था, तो ये भी सही है। तो आंसर 1 और 2 दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा धोलावीरा। धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन
के प्रमुख स्थलों में से एक है और अपनी अनूठी शहर योजना के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो शिलालेख 13वां में है, ये 261 ईसा पूर्व का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा एलोरा का कैलाश मंदिर। यह एक ही चट्टान से पूरी तरीके से तराशा गया शैलकट मंदिर वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। ये BC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में इसे समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। इसी अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसे हरिसेन द्वारा रचा गया है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। टोडा जनजाति एक स्वदेशी जनजातीय समुदाय है जो मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा और तापी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, बाकी यमुना जाके गंगा में मिल जाती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में और गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। नदी और उसकी सहायक नदी से हमें मिलान करना है। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? कोसी है। उसके बाद यमुना नदी की सहायक नदी कौन है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल। उसके बाद कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? तो कृष्णा की नदी है भीमा। और महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A का 3, B का 1, A का 3, B का 1, C का 2 और D का 4, ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है? तो इसका आंसर होगा शिवालिक सबसे बाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी भारत में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा AM। किसे बोलते हैं हम लोग? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को हम लोग बोलते हैं AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है? तो ये होगा सतलज। भारत में निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो ये है बैलाडीला। कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है, ये मुख्य रूप से लौह अयस्क से संबंधित है, ना कि कोयला से कर्णपुर, गिरिडीह और बोकारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा चीन एवं इंडोनेशिया विश्व के सबसे बड़े टीन उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाया जाता है? तो परिप्रशांत पेटी में पाया जाता है। इसे रिंग ऑफ फायर यानी अग्निवलय भी कहते हैं। ये करीब 40,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें लगभग पृथ्वी के 75% सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अग्निवलय में जो आते हैं देश वो हैं जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चिली और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का और हवाई वाला रीजन है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोस कीट पालन बहुत विकसित है किधर? ये अंगूर है, ना कि अंगूठ। तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अंगूर की खेती, बागवानी और रेशमी उत्पादन बहुत विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? तो इसका आंसर होगा आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अपक्षालन की जो प्रक्रिया है वो सबसे, जिसे लीचिंग भी बोलते हैं, सबसे तीव्र होती है। इन क्षेत्रों में मिट्टी जैसे लेटराइट लंबे समय तक लीचिंग के कारण अक्सर पोषक तत्वों से रहित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है जलप्रपात और अवस्थिति। पहला है दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये है गोवा में। उसके बाद है बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है। दूधसागर मांडवी नदी पर है और बरकाना जो है ये
कर्नाटक में स्थित है सबसे ऊंचा जलप्रपात। उसके बाद है खंडधार जलप्रपात, यह है सुंदरगढ़ जिले में स्थित है, ये उड़ीसा का सबसे दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद है पलानी पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्योंकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया है तो ये वाला गलत है, यहाँ पे है मेरे ख्याल से पलानी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4 एंड बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो आंसर होगा बक्सर जिले से बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है। यहीं पे कर्मनाशा जो सबसे पहली गंगा नदी की सहायक नदी है उसमें मिल जाती है। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश को बिहार से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? तो बिहार की जो मुख्य नदी प्रणाली है वो है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध ये बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी एएसओ मेंस में भी यही पूछा गया था, मुंगेर इसका आंसर होगा। यह लगभग 682 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे गर्म जलप्रपात भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो लगभग 1504 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा पूर्णिया जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बाकी अररिया, सीतामढ़ी और मधुबनी ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची का पठार उदाहरण है किसका? तो इसका आंसर होगा उत्थित पेनिप्लेन का, यानी समप्राय भूमि। पेनिप्लेन का मतलब होता है समप्राय भूमि, यानी कि अपलिफ्टेड पेनिप्लेन। रांची का पठार इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, ये क्या स्रावित करते हैं? इसका आंसर होगा एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये रंग दृष्टिहीनता से संबंधित है। यह रंग दृष्टि में कमी का जांच करता है। मनुष्य में कलर ब्लाइंड एवं हीमोफीलिया बीमारी के कारण है, तो इसका कारण है एक्स गुणसूत्र पर मौजूद अप्रभावी जीन। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो मनुष्य के रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है 7.35 से लेकर के 7.45 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो तापमान चाहिए, नमी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, खनिज लवण नहीं चाहिए होता है बीजांकुरण के लिए, उसके बाद में उसे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना का रूपांतरण है? तना का रूपांतरण क्या है? नागफनी का फिल्लोक्लेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सी शोषण नहीं कर सकती? तो हमारे ये होगा मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो अनॉक्सी शोषण नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी भी नहीं खाते हैं? वो है, तो तना खा सकते हैं, जड़ भी खा सकते हैं, छाल भी खा सकते हैं, काष्ठ नहीं खा सकते। काष्ठ का मतलब लकड़ी होता है। लकड़ी पेड़ और पौधों के तनों और जड़ों में पाया जाने वाला संरचनात्मक ऊतक है जो विकास के लिए सहारा और मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मेथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित हो उसका क्या उदाहरण है? तो ऋणात्मक और धनात्मक प्रदूषण का ये उदाहरण है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। पहला एक हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र है, तीसरा पश्चिमी घाट और चौथा है सुंडालैंड जिसे निकोबार द्वीप समूह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS द्वारा त्रैमासिक पत्रिका
हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है, जिससे अध्ययन किया जाता है वन्य जीव एवं वातावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे लिंडमैन ने प्रतिपादित किया था। 10% ऊर्जा का सिद्धांत का मतलब है कि जो ऊर्जा पिरामिड होता है, आपने पढ़ा होगा, सबसे ऊपर जो उत्पादक है, यहाँ पे उपभोक्ता है, नीचे उत्पादक है। तो ये जो खाएगा इसका 10% इसको ट्रांसफ़र होगा, और ये जो खाएगा इसको खाने वाले को 10% ऊर्जा ट्रांसफ़र होगा। ऐसा करके नियम दिया था लिंडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए एवं आरएनए में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है? तो इसका आंसर होगा सल्फर। सल्फर में नाइट्रोजन बेस शर्करा अणु और फॉस्फेट समूह से बने होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं। सल्फर इसका घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्टॉन्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च परभक्षी है। निम्न में से कौन नेक्टॉन्स की श्रेणी में नहीं है? तो नेक्टॉन्स की श्रेणी में जो नहीं है वो है जेलीफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन करता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस क्रिएट करता है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की किस किस्म से ये पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है? तो ये होगा पीट। सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद होता है बिटुमिनस, उसके बाद होता है लिग्नाइट, उसके बाद होता है पीट। पीट कोयले के निर्माण का पहला चरण है। इसके बाद लिग्नाइट बनेगा ज़्यादा प्रेशर की वजह से, फिर प्रेशर टेम्परेचर की वजह से बिटुमिनस में, और फिर उसके बाद एंथ्रासाइट में, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज होता है। पीट में होता है लगभग 55 से 60% के बीच कार्बन होता है। यह आंशिक रूप से सड़े हुए पौधों के पदार्थ से बना होता है, जिससे मूल वनस्पति के निशान को पहचानना संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही जल जिसमें प्लेटिनम और सोने को गलाने की क्षमता होती है, वो बना होता है किस मिश्रण से वो बना होता है? तो इसका आंसर होगा बी, HNO3 और HCl का जो अनुपात है 1:3 के अनुपात से ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीली की टिप पर क्या लगा होता है? तो लाल फास्फोरस माचिस की तीली पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो जिंक के द्वारा जब हम गैल्वेनाइज किया जा सकता है लोहे या स्टील पर, जंग से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका खोज किया था चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने इसका खोज किया था। कब? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती हैं? तो इसका आंसर होगा पराश्रव्य तरंगे, जिसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, उसे हम पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड वेव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल मड्ढे में से क्रीम को अलग करने में काम आता है? मट्ठा है ये, मड्ढे नहीं है। मथे हुए दूध से क्रीम अलग करने के लिए अपकेंद्री बल का यूज किया जाता है। अपकेंद्री बल एक छद्म बल है जो किसी वस्तु के घूर्णन गति में होने का अनुभव किया जाता है और घूर्णन अक्ष के बाहर की ओर निर्देशित होता है। अभिकेंद्रीय बल केंद्र के ओर लगता है, ये केंद्र से बाहर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का क्या कार्य है? यह क्या बदल देता है यानी परिवर्तित करता है? तो यह ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में ली जाती हैं? तो इंफ्रारेड किरणें काम में ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर होगा कि 2 कंबल हवा को घेरे रहते हैं, जिससे ठंडा अंदर नहीं आ पाता है। तो इसका आंसर होगा 2 कंबल वायु का आवरण पैदा करते हैं, जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक द्रव के गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा दबाव। द्रव का जब गुरुत्वाकर्षण हम शून्य कर देंगे तो दबाव, तो स्थिर दाब जो है किसी बिंदु के ऊपर द्रव के भार के कारण जो लगता है वो मौजूद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ये याद रखना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, लोगों को लगता है कि कमरे का तापमान गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में ली जाती है?
तो इसका आंसर होगा रेडियो कार्बन डेटिंग। मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में ये विधि काम में ली जाती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लंबवत तरंगें किस से नहीं गुजर सकती हैं? तो इसका आंसर होगा वैक्यूम से, यानी निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। जो भी तरंगे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसे अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं हम, अनुदैर्ध्य तरंग, इसके लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता है। तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि सूर्य का प्रकाश और बाकी चीज़ें ही गुजर सकती हैं। बाकी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों को गुजरने के लिए ठोस, गैस या द्रव चाहिए होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।